तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हिंदी टेस्ट सीरीज़ का एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। दोस्तों, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट, सुपर टेट, यूपी SSC की तमाम परीक्षाएँ हैं दोस्तों, जैसे यूपी राजस्व लेखपाल की परीक्षा है, बैंक, रेलवे, UPSI, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, तमाम BEd के तमाम एंट्रेंस एग्जाम हैं। तो इन सारी परीक्षाओं में लगभग इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको बार बार पूछा जाता है। तो इसी प्रकार के प्रश्नों को मैंने यहाँ पे शामिल किया दोस्तों, एक एक करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ पहला और दूसरा प्रश्न। पहला पढ़ता हूँ दोस्तों, शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी आयु, अत्यंत नगण्य वस्तु, या फिर अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ए, अत्यंत धूर्त व्यक्ति। दूसरा पढ़ता हूँ, निम्नलिखित में कौन सा एक स्त्रीलिंग नहीं है। इस नहीं पे आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि बाकी सारे स्त्रीलिंग हैं दोस्तों। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, रामायण, प्रार्थना, मछली, या फिर मकान। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मकान। मकान एक पुल्लिंग शब्द है। मैंने आपसे पहले भी बताया है दोस्तों, आज भी बता रहा हूँ कि इस तरह के शब्दों को जानने के लिए वचन, लिंग, आप उनका वाक्यों में प्रयोग कर लीजिए, आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। रामायण, तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, तो देख रहे हैं स्त्रीलिंग की तरह है। प्रार्थना, हमें रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। इसी तरह से मछली है, तो मछली पानी में रहती है, रहता है नहीं कहेंगे। तो हम जानते हैं कि ये सारे स्त्रीलिंग है और हमारा सही ऑप्शन होगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ तीसरा और चौथा प्रश्न। देखते हैं दोस्तों। दर्प का पर्यायवाची शब्द है, याद करने वाली चीज़ है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, तिरस्कार, अहंकार, गर्व, या फिर स्वाभिमान। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आप लोगों ने सोच लिया होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर है अहंकार। ठीक है, चौथा देखते हैं। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। विलोम पूछ लिया। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक, या फिर अहलौकिक। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सी, पारलौकिक। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों पांचवा प्रश्न है, पढ़ता हूँ इसे। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। उत्धनडयन, उड्धनडयन, उच्चधनडयन, उड्धनडयन। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, उत्धनडयन। ये व्यंजन संधि है दोस्तों। यदि व्यंजन संधि के बारे में आपको विस्तृत रूप में पढ़ना है तो वीडियो है आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक रहती है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसका फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। एक नियम होता है, यदि त के बाद ट या ड आता है तो ट या ड के रूप में बदल जाता है, तो इसी से ये उड्डयन बना है। एक व्यंजन संधि पे ट्रिक भी मैंने बताई है दोस्तों, तो जाके वो ट्रिक देख लेंगे तो आपको सारी व्यंजन संधि समझ में आ जाएगी। तो आप जाके ज़रूर देखिए वो वीडियो, रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छठा और सातवां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। नायक में कौन सी संधि है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, अयादि, गुण, यण, या फिर दीर्घ। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, आप लोगों ने सोच लिया होगा, नायक में संधि होगी अयादि। ये हम जानते हैं कि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। कुछ इस तरह से है दोस्तों, तो आप जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया, याद रखिए इन चीज़ों को। आगे बढ़ते, सातवां है दोस्तों, जिसके बिना कार्य न चल सके। वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। पढ़ देता हूँ ऑप्शन, अत्यावश्यक, अपरिहार्य, आवश्यक, या फिर अपेक्षित। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका होगा अपरिहार्य। जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द होगा अपरिहार्य। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारे सामने है दोस्तों आठवां और नवां प्रश्न। पढ़ता हूँ, रीति अनुसार में संधि होने पर शब्द बनेगा। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, रीत्यानुसार, रीतो अनुसार, रीति अनुसार, या फिर रीत्य अनुसार। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा डी, रीत्य अनुसार। और ये होगी दोस्तों यण संधि। यण संधि ये होगी। यण संधि के बारे में हम लोग जानते हैं कि ई, ऊ, या री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का य, ऊ का व और री का र हो जाता है। यहाँ पे देखिए ई का य बन गया है। तो
आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे नवा प्रश्न है दोस्तों, पढ़ता हूँ इसको। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए, नेता, नेतिन, नेताइन या फिर नेत्री। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों ये काफ़ी सामान्य सा है, इसका सही उत्तर होगा नेता, इसका पुल्लिंग नेता ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमारे सामने है दोस्तों 10वां प्रश्न, पढ़ता हूँ इन्हें, आप देख लीजिए। 10वां प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया या फिर अव्यय। तो बहुत आसान सा है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उत्तर ढूंढ लिया होगा अपना। इसका सही उत्तर होगा ए, भाववाचक संज्ञा है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ 11वां और 12वां प्रश्न। 11वां पढ़ता हूँ दोस्तों, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, रेखांकित में कारक है। रेखांकित में कारक पूछ लिया है, ऑप्शंस पढ़ता हूँ, कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक। तो दोस्तों ऑप्शन इसका सही होगा डी, अधिकरण कारक होता है। इसका प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह कुछ भी कह लीजिए होता है में पर, और ये अधिकरण कारक होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से अलग, संबंध का के की रा रे री या फिर अधिकरण में पर संबोधन होता है हे या अरे। तो कारक के बारे में एक ट्रिक भी मैंने बताई है दोस्तों, तो आप वहाँ पे जाके कारक की वीडियो में देख सकते हैं, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए, चौगुना, नया, तीन या फिर कुछ। तो मैं समझता हूँ कि इसका उत्तर आप आसानी से देख सकते हैं, ये है बी, नया गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे सामने है दोस्तों 13वां और 14वां प्रश्न, पढ़ता हूँ, इनको बारी बारी से देख लीजिएगा। कुटज के रचयिता हैं, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए, शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों का बार बार अभ्यास ही करना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाई जा सकती। इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। काफ़ी इनकी लोकप्रिय चर्चित रचना रही है दोस्तों। नेक्स्ट है, मौलिक शब्द का विलोम होगा, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए, अमूल्य, अनमोल, काल्पनिक या फिर अनुदित। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर है अनुदित, मौलिक का विलोम अनुदित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 15वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों, पढ़ता हूँ इसको। निम्नलिखित में हाथी का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए, भुजंग, कुंजर या फिर वृषभ, रासव। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, हाथी का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा कुंजर। ये यहाँ पे बिंदी रहेगी, कुंजर होगा। तो आप याद रखिए इन चीज़ों को। और मैं बार बार दोस्तों आपसे कहता हूँ कि आप जो पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज जो शब्द हैं उन पे बराबर आप उनकी सूची पे नज़र डालते रहिए, आपको इससे काफ़ी लाभ होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 16वां और 17वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों, पढ़ता हूँ। 16वां, सुपुरुष में कौन सा समास है, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। तो आप सोचिए और बताइए कि इसमें सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। देखिए, सुपुरुष, सुंदर पुरुष, मतलब सुंदर पुरुष है जो, यानी कि ये यहाँ पे उपमेय उपमान संबंध है दोस्तों, विशेषण विशेष संबंध है। और जहाँ पे उपमेय उपमान या फिर विशेषण विशेष संबंध होता है वहाँ पे होता है कर्मधारय समास। और इस समास के ऊपर काफ़ी ट्रिकी वीडियो भी है दोस्तों, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, 17वां पढ़ता हूँ, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, इसमें बताना है द्विगु समास का उदाहरण। ऑप्शंस पढ़ता हूँ, देख लीजिए, अन्वय, दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन। तो द्विगु समास का हम लोग जानते हैं दोस्तों कि प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये दोनों बचते हैं। तो चतुरानन का आप जब समास विग्रह करेंगे दोस्तों तो ये होगा, चार है आनन जिसके, अर्थात ब्रह्मा, यानी ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सही उत्तर हमारा होगा डी, त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार, यहाँ पे त्रिभुवन होगा, ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 18वां और 19वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों।
18वां प्रश्न पढ़ता हूं दोस्तों। ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया, वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शंस पढ़ देता हूं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। सही उत्तर पहले मैं आपको बता देता हूं, इसका सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य के बारे में यदि छोटी सी चर्चा मैं करूं तो दोस्तों, इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और अन्य वाक्य इसी प्रधान वाक्य पे आश्रित होते हैं। यहाँ पे जैसे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया। अब यदि इस खोला को अलग कर लिया जाए, प्रधान वाक्य को अलग कर लिया जाए, तो कि वह आ गया कहीं लिखा होगा तो ये अपना अर्थ खो देगा दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे आप ही सोच लीजिए कि कहीं पे ये लिखा हो कि वह आ गया, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक कि इसमें प्रधान वाक्य को भी शामिल न कर दिया जाए। तो ये हो गया सरल वाक्य का। हम जानते हैं कि सरल वाक्यों से एक सामान्य सूचना प्राप्त होती है। संयुक्त वाक्य दोस्तों यहीं पे बता देता हूं आपको। संयुक्त वाक्यों में दोनों वाक्य प्रधान होते हैं और किसी न किसी योजक से जुड़े होते हैं, जैसे एवं, तथा और इस तरह के योजक से ये जुड़े होते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां पढ़ता हूं दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? ऑप्शंस पढ़ देता हूं। रौद्र, श्रृंगार, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप समझ लीजिएगा। करुण रस या फिर वीर रस। तो दोस्तों आप सोचिए और बताइए इस प्रश्न को। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है श्रृंगार रस। इसको कुछ इस तरह से लिखा जाना चाहिए, ये श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस को एक अन्य तरह से भी इस पे प्रश्न बनता है दोस्तों कि किस रस को रसराज कहा जाता है। तो यही है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, काफ़ी बार पूछा गया परीक्षा में, बार बार पूछा जाता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आखिरी प्रश्न 20वां पढ़ता हूँ दोस्तों। संचारी भावों की संख्या है, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। 9, 33, 17 और 99। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों आप लोगों ने सोच लिया होगा। सही ऑप्शन आपको बता देता हूँ, इसका होगा बी, 33। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। और इन संचारी भावों की सूची भी मैंने अपने वीडियो में दिया है दोस्तों, तो आप सर्च करके जाइए या फिर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या आई बटन पे भी मैं दे देता हूँ मैक्सिमम वीडियोज़ की जो लिंक है दोस्तों, तो आप वहां से जाके देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो बस दोस्तों यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक आत्मबल ज़रूर मिलता है और इससे हमें बेहतर से बेहतरीन कंटेंट बनाने की एक प्रेरणा ज़रूर मिलती है दोस्तों। तो बस शुभकामनाएँ देता हूँ, आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, आपका चयन हो। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।